हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एसएसबी पीजीटी एजुकेशन में हमें आज का टॉपिक कवर करना है जी, एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट। और ये बाकी बीएड एमएड कई जगह पे ये टॉपिक मेंशन होता है, तो ये सबके लिए यूजफुल रहेगा, चाहे थ्योरेटिकल एग्जाम हो, चाहे फिर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज है तो ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक ही, तो इससे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ही बनेंगे। मजेदार टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में सब्सक्राइब करना तो बनता है, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेहनत के साथ साथ। ठीक है, चलिए। एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट की तरह, हमने जो लास्ट लेक्चर्स 2 लेक्चर्स किए हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पे, उसमें हमें ये तो समझ आ गया कि एजुकेशन जो है वो कंजम्पशन भी है और एजुकेशन इन्वेस्टमेंट भी है। अब कौन से स्टेज पे कितना कंजम्पशन है या कौन से स्टेज पे कितना इन्वेस्टमेंट है, वो हम बेहतर तरीके से एस्टिमेट नहीं कर पाते, मेजर नहीं कर पाते, बट हमें इतना पता है कि हाँ, एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट भी है। सो यहाँ पर हम एजुकेशन को कंजम्पशन की तरह नहीं पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है यानी कि आप किसी मतलब एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि आपको कल को और ज्यादा फ्यूचर में ज्यादा रिटर्न्स देगी, वापस से बेनिफिट जो है मॉनिटरी बेनिफिट आपको होगा। ठीक है, सो वही एजुकेशन में हम यहाँ लेके चल रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं सो कल को हम और ज्यादा, क्योंकि एजुकेशन की वजह से हम स्किलफुल बनेंगे और उसकी वजह से हम ज्यादा अर्निंग जो है वो कर पाएंगे। और ज्यादा अर्निंग की मतलब जिस चीज में इन्वेस्ट किया था उसने रिटर्न्स जो है वो वापस दिए हैं ज्यादा। ठीक है, सो इसमें कुछ एक स्टेप्स या कुछ एक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे जब आप एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं सो आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक तो मैं हूं, मान लो मैं अपने बच्चे की फीस भरूंगी, तो वो क्या है, वो इंडिविजुअल डिसीजन है, यानी कि सबसे पहले हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब जो डिसीजन मेकिंग है ये 3 तरीके की हो सकती है, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल और कलेक्टिव डिसीजंस। ठीक है, अब जब हमने डिसीजन ले लिया कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना है, तो उसके साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें ह्यूमन रिसोर्स को जो है डेवलप करना है। ह्यूमन रिसोर्स को, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स फर्दर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको स्किलफुल बना रहे हैं, कल को वो आपको कमा के वापस दे रहा है, दैट मीन्स हम उसको कैपिटल भी बोल सकते हैं। सो ह्यूमन कैपिटल भी ह्यूमन रिसोर्स को बोला जाता है। सो एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट का मेजर मोटो यही होता है कि हमें एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है। ठीक है, उसके साथ साथ जब आपने ह्यूमन रिसोर्स बना दिया तो एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन की वजह से अर्निंग्स भी इंक्रीज होंगी। अब डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके की क्वालिफिकेशन की है, किस तरीके की एजुकेशन आपने गेन की है, सो उस हिसाब से आपकी अर्निंग जो है वो अफेक्ट होंगी। ऑब्वियस सी बात है, एक 12th क्लास पास किया हुआ इंसान है, एक मास्टर्स किया हुआ इंसान है, एमएससी या एमए वटेवर, सो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ इस वाले इंसान को कंपैरेटिवली ज्यादा अर्निंग जो है वो रहेगी। ठीक है, एक टॉपिक यहाँ पे वेस्टेज इन एजुकेशन का भी आता है। वेस्टेज मतलब कहाँ पर हम वेस्ट कर रहे हैं, जैसे घर में होता है ना, आपने खाने की वेस्टेज कर दी या पैसे की वेस्टेज कर दी, कुछ बहुत महंगी चीज मंगा ली ऐसे ही फैशनेबल सी। ठीक है, सो वेस्टेज इन एजुकेशन का मतलब है कि जो रिपीटेशंस हैं या ड्रॉप आउट्स हैं उनकी वजह से, यानी रिपीटेशन मतलब रिपीटर, कि एक बच्चा 2nd क्लास में 2 बार फेल हो चुका है, या ये लगा लो 8th में, 9th में लगाइए क्योंकि 2nd तक तो फेल ही नहीं करते। अच्छा, तो 9th क्लास में बच्चा जो है वो 2 बार फेल हो चुका है, वो उसी क्लास में है। सो उसकी जगह पे अगर वो पास हो जाता तो उसकी जगह पे 2 और बच्चे पढ़ सकते थे उस सीट के ऊपर, जो कि उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। ठीक है, सो वो चीज क्या है, वो रिपीटेशन है, तो वो जो खर्चा है 2 साल का वो वेस्टेज माना जाता है, वेस्टेज इन एजुकेशन। इसको भी हम मेजर करेंगे, वेस्टेज इंडेक्स जो है वो हम मेजर करेंगे। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके थ्रू हम जो है इस वेस्टेज को कम कर सकते हैं और एजुकेशन को एक बेहतर इन्वेस्टमेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीजें डिटेल में पढ़नी है अब हमें। सो डिसीजन मेकिंग में ये चीज क्या बताना चाह रहे हैं हम, कि किसी भी रोल को जस्टिफाई करने के लिए, एक जस्टिफाइबल रोल प्ले करने के लिए जो गवर्नमेंट है या जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज हैं उनको बहुत सारे साउंड डिसीजन जो है वो लेने पड़ते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा पढ़े लिखे लोग जो है वो नेता बनने चाहिए, एजुकेटेड लोगों को वोट दीजिए। ठीक है, सो एजुकेटेड होगा आपका रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, सो वो बेहतर तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स और आपकी चीजें समझ पाएगा।
जाएगा, ठीक है। तो जिसने मान लो पढ़ाई ही नहीं की है, तो वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या बेटर तरीके से समझ पाएगा, सोचने वाली बात है, ठीक है। सो बहुत सारे साउंड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो वो डिसीजन को अगर हम देखें, सो एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इशू हमें नजर आता है, जो कि जो एजुकेशनल प्लानर्स हैं या डिसीजन मेकर्स हैं, उनको इसके थ्रू गुजरना पड़ता है, यानी उनको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है कि जो करंट रिसोर्सेज हैं वो पब्लिक यूज के लिए हैं या प्राइवेट यूज के लिए हैं, क्या चीजें हो रही हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, जो कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पे हो रहा है, वो डेफिनेटली किससे रिलेट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रमोशन से। हमने बात की ना लास्ट लेक्चर में कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एजुकेशन का क्या लेना देना होता है, राइट। सो अब पब्लिक एक्सपेंडिचर जो सोशल वेलफेयर के लिए, अब सोशल वेलफेयर तो एजुकेशन में भी हो रहा है, हेल्थ में भी हो रहा है, बाकी चीजों में भी हो रहा है, नेशनल डिफेंस में भी सोशल है वेलफेयर है, क्योंकि हम बचा रहे हैं लोगों को, उसका उनका डिफेंस कर रहे हैं। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर आप कौन से सोशल वेलफेयर प्रोग्राम पे करोगे ज्यादा, ओके। सो वो चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी, उनका भी अटेंशन देनी पड़ेगी। एस्टिमेशन ऑफ बजटरी रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग सेक्टर जो है एजुकेशन में, कि ये प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी, वोकेशनल, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन वगैरह वगैरह। सो उसमें किसको कितनी एस्टिमेटेड बजट हमें देना है, सो वो जो एस्टिमेशन है वो भी क्या है, डिसीजन मेकिंग में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, संसद में बैठते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और वो उसके ऊपर वोट करते हैं कि अच्छा इतना परसेंटेज आप एजुकेशन को दे सकते हैं, इतना परसेंटेज आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। जीडीपी के परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम। डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ इनपुट्स, यानी आप ये कॉम्बिनेशन जो है ना कि अच्छा ये इनपुट जा रहा है, ये एजुकेशनल आउटपुट निकल के आएगा, सो वो चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी जब आप डिसीजन लेंगे। सो ये कुछ एक चीजें हैं जो एजुकेशनल प्लानर्स या फिर डिसीजन मेकर्स ध्यान में रखेंगे जब वो कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे, ओके। तो डिसीजन के लिए, मतलब डिसीजन लेने के लिए पहले आपको फैक्टर्स को आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना। कोई भी मतलब एजुकेशनल डेवलपमेंट में कौन से फैक्टर सिग्निफिकेंट है, कौन से नहीं है, किसके ऊपर खर्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो वो पहले फैक्टर की आइडेंटिफिकेशन आपको हो। उसके साथ साथ आपको ये भी पता हो कि जो आप फैसला ले रहे हैं, अगर वो गड़बड़ा जाता है, अगर वो उस तरीके से नहीं जाता जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, सो अल्टरनेटिव कॉस्ट या अल्टरनेटिव लॉसेस कितने होंगे आपको, ठीक है। यानी जो अप्रोप्रिएट डिसीजन अगर नहीं हुआ, जो डिसीजन आपने लिया है अगर वो सही नहीं हुआ, तो अल्टरनेटिव कॉस्ट क्या पे कर, मतलब क्या भुगतान करना पड़ेगा, कितना नुकसान हो जाएगा आपको। सो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और ऑब्वियस सी बात है, जो अल्टरनेटिव कॉस्ट है या जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स है, ये जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप अलग अलग तरीके से गैदर करेंगे, क्योंकि अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड होंगे तभी आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, अब ये आप इंडिविजुअल से या इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अगर फर्दर बात करें तो एजुकेशन को हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही एस्पेक्ट में देखा है जब हम इंडिविजुअल या सोसाइटी की बात करते हैं, और दोनों को ही बेनिफिट होता है एजुकेशन का, ठीक है, इंडिविजुअल को भी और सोसाइटी को भी। तो अकॉर्डिंगली जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों से रिलेटेड है, तो दोनों को सोच के और दोनों के बारे में देख के लिए जाने चाहिए, ठीक है। सो इसलिए हम ब्रॉडली जो है, जो डिसीजन मेकिंग है, उसको क्लासिफाई कर देते हैं 3 कैटेगरीज में। एक है इंडिविजुअल के रिगार्डिंग है कि मान लो आपको बच्चों की फीस भरनी है, आपको देखना है कौन से स्कूल में एडमिशन कराएं, सो वो इंडिविजुअल डिसीजन है आपका। एक आपको देखना है कि इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो सेल से रिगार्डिंग हो, सप्लाई ऑफ एजुकेशन से रिगार्डिंग हो, सो वो डिसीजन जो है वो इंस्टीट्यूट की तरफ से लिए जा रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन हो गए, भले ही वो इंस्टीट्यूट के लिए लिया गया डिसीजन सिर्फ एक सिंगल इंसान ले रहा हो, ठीक है। कलेक्टिव डिसीजन में क्या रहेगा, ये तब लिए जाते हैं जब केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, कि मान लो सोसाइटी और इंडिविजुअल में दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, ठीक है, या दोनों का जो डिसीजन है, दोनों की जो थॉट प्रोसेस है वो अलग अलग है। सो उस टाइम पे फिर दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे, कलेक्टिव डिसीजन होगा वो, ठीक है जी। सो इंडिविजुअल डिसीजन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि एक इंडिविजुअल ले रहा है अपने ऊपर, जो एजुकेशनल डिपेंडेंट है ना, यानी मान लो मेरे बच्चे हैं तो वो मेरे पे डिपेंडेंट है एजुकेशन के लिए, ठीक है। सो मैं उनके लिए कौन सी जगह पे क्या एडमिशन करा रही हूँ, कि वो होता है ना कि उनके जो डिपेंडेंट की एजुकेशन है वो उसको बाय करना, कि आप कहाँ पे जाके एडमिशन कराएंगे,
ठीक है। सो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो कंप्लीटली इंडिविजुअल डिसीजन होगा कि मुझे पता है कहाँ एडमिशन कराना है। और ऑब्वियस सी बात है, जो इंडिविजुअल डिसीजंस हैं वो अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने से हमें पता चलेगा कि कहाँ पर बेस्ट जो है वो रहेगा, कि अच्छा ठीक है मेरे को इस स्कूल में एडमिशन कराना है, यहाँ पे स्विमिंग की क्लासेस मिलती हैं, इस स्कूल में कराना है, यहाँ पे स्पोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, यहाँ सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान दिया जाता है। तो वो मेरे पे डिपेंड करेगा कि मैं किस तरीके का डिसीजन लूंगी इन सारी अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न्स जो है वो देखेगा, कि मान लो मैं अपने बच्चे का एडमिशन बीटेक में कराना चाह रही हूँ, और आजकल हम बोलते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे का इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए। सो वो फोकस इंटरेस्ट के साथ साथ उसको ये चीजें भी हमें समझानी पड़ेंगी कि अच्छा ठीक है यहाँ अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कल को जाके आप इतना अर्न कर सकते हैं। सो वो सारी चीजें जो है वो मद्देनजर रखी जाएंगी, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि कल को जहां से मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न्स आ सकें या जहां पे इजीली जो है वो गवर्नमेंट जॉब में हम प्लेस हो सकें, सो वो सारी चीजें भी हम ध्यान में रखते हैं जब हम इंडिविजुअली इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होगी? जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन चाहे वो इंडिविजुअल ले, चाहे प्राइवेट एंटरप्राइज ले, या पब्लिक इंस्टीट्यूशन ले, या स्टेट ले, बट विद रिस्पेक्ट टू आके हम वो जो नेसेसरी फैसिलिटीज हैं एजुकेशन में जो एलिजिबल हैं उन सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हो रहा है। सो वो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन होगा। अब ये डिसीजन कोई भी ले सकता है, चाहे इंडिविजुअल ले, प्राइवेट ले, पब्लिक ले, सरकार ले, कोई भी ले, बट वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा रहा है एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है। ऐसे डिसीजंस जो है वो यूजुअली सोसाइटल जजमेंट के लिए जो है वो जनरल मतलब सब्जेक्ट होते हैं, उसका सोसाइटल जजमेंट इन डिसीजंस पे की जाती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन और इंडिविजुअल डिसीजन में क्या फर्क निकल के आया, कि जो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है those decisions for which there are private और public agents to provide education, so वो overall सबके लिए बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन जो इंडिविजुअल है वहां पे सिर्फ एक जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है एजुकेशन के फील्ड एजुकेशन को लेके उनकी बात हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक लार्ज चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट है बाय एन इंस्टीट्यूशन, किस लिए? जो टीचर्स को सैलरी देते हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी देते हैं, बिल्डिंग या इक्विपमेंट या लाइब्रेरी पे उन्होंने खर्च किया है। सो ये सारी की सारी चीजें क्या है? इंस्टीट्यूशनल डिसीजन में आएंगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट को फायदा हो रहा है इससे। अब ये भले ही एक प्रिंसिपल ने लिए हों, चाहे सबने मिलके जो होते हैं ना क्या बोलते हैं, अरे ट्रस्ट वगैरह, या जो एक बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड होता है पूरा स्कूल का, सो उन सबने लिए हों, बट ये इंस्टीट्यूशनल डिसीजन रहेगा। इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल, जैसे फीस पे करनी है या एक्सपेंडिचर मेंटेन करना है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फॉरगोन अर्निंग्स, तो ये सारी चीजें इंडिविजुअल डिसीजंस में आ जाएंगी। फिर आता है कलेक्टिव डिसीजन, तो सोसाइटल जजमेंट जो जहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कि अच्छा इंडिविजुअल और जो पब्लिक या प्राइवेट है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि अब क्या किया जाए, तब वो मिलके डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं वो भी कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं। हमने बोला ना संसद में बैठ के सभी सांसद जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं एक तरीके से हमने उनको वोट करके वहां पहुंचाया है, सो वो सारे के सारे मिलके किसी पॉलिसी को डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा एजुकेशन में ये वाली पॉलिसी बेटर रहेगी या ये वाला लॉ बेटर रहेगा। सो वो सारे के सारे पॉलिटिकल डिसीजंस क्या हैं जिनका एक बहुत नेशन के ऊपर या ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है उनके डिसीजन का। ये सारी चीजें क्या हैं जी? कलेक्टिव डिसीजन है, ठीक है, सबने मिल के लिए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है हमें ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करना है जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो हमें एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट का मेजर एम क्या देखने को मिलता है कि ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल को हमें डेवलप करना है। ओके, तो ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी कोशिश करती है, एक विग्रस एफर्ट जो है वो डालती है कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जाए ताकि हम एक वेल्दी नेशन को जनरेट कर सकें। बिकॉज हम ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको सिखाएंगे, तो कल को जाके वो हमें ज्यादा रिटर्न्स देंगे और ज्यादा कमा के देंगे, ठीक है। कैपिटल या जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना वो पैसिव होते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक्टिव एजेंट हैं जो कि कैपिटल को एक्यूमुलेट कर सकते हैं या जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, वहां से चीजें करेंगे और पैसे बनाएंगे, ठीक है। बिल्ड सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नेचुरल और कैपिटल रिसोर्स, कैपिटल मतलब एक तरीके से मॉनेटरी पैसे को बोल रहे हैं हम कैपिटल। सो कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो पैसिव होते हैं, फैक्टर ऑफ पैसिव फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, बिकॉज वो तभी काम करेंगे जब ह्यूमन बीइंग स्किल्ड होगा
और वो उनके ऊपर काम करेगा। अब नेचुरल रिसोर्सेज तो सालों से पड़े ही हैं बहुत जगह पे, लेकिन क्या हम उनमें से फायदा निकाल पा रहे हैं, क्या हम उनको एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। और वो कौन करेगा, वो ह्यूमन बीइंग करेगा, यानी उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। सो इन्वेस्टमेंट तो हमें पता ही है, जो कि कल को जाके हमें क्या दे, फ्यूचर में रिटर्न्स दे या कमा के दे वापस से, ठीक है। और कैपिटल का मतलब क्या होता है, एसेट विच जनरेट इनकम इन फ्यूचर। सेम चीज है, इन्वेस्टमेंट मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट मतलब वो एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हैं, आपने पैसा लगाया है ना, और कैपिटल मतलब जो आपको वो इन्वेस्टमेंट में हम उसको कैपिटल ही बोलते हैं, पैसे को, या जो भी हम ह्यूमन कैपिटल बोल रहे हैं या फिजिकल कैपिटल बोल रहे हैं। सो वो कैपिटल ही रहेगी जो आपको कल को वापस से पैसा कमा के देगी, जनरेट करेगी आपके लिए इनकम, ठीक है। और ये जो इनकम हम लगा, ये जो कैपिटल हम लगा रहे हैं, वो प्रोसेस क्या है, वो एक्सपेंडिचर का प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। सो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल, अब इसमें दो चीजें आती हैं, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल मतलब किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं हम, मान लो मैंने गाड़ी ले ली, तो वो क्या है, वो फिजिकल कैपिटल है, और मैं उस गाड़ी से क्या करना चाह रही हूँ, उसको रेंट पे चढ़ा के बाकी लोगों से जो है पैसे कमाना चाह रही हूँ फ्यूचर में, ठीक है। पहले उसकी कॉस्ट निकालूंगी और फिर अपना फायदा कमाऊंगी। तो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्टमेंट, और ये फिजिकल कैपिटल मतलब किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो जो इकोनॉमिस्ट हैं या एजुकेशनिस्ट हैं, उनका एक कंसेंसस होता है कि मतलब उनकी होती है ना रजामंदी दोनों की इस बात पे, कि जो इफेक्टिव यूज है ना फिजिकल कैपिटल का, वो अपने आप में ह्यूमन कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज जो कार तो ले ली, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल में लाना है, कैसे उससे इनकम जनरेट करनी है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो ह्यूमन कैपिटल पे डिपेंड करेगा। कि अगर ह्यूमन रिसोर्स ऐसा है, हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया है जो कि उसका फायदा उठा सकता है, सो एक मतलब इन अ वे हम देख पा रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल के ऊपर ही डिपेंडेंट है फिजिकल कैपिटल एक तरीके से, ठीक है। इफ देयर इज अंडर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, तो ऑब्वियसली हमें जो है चीजें, चाहे वो एजुकेशनल हो या हेल्थ सर्विसेज हो, किसी में भी अगर हम ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ह्यूमन कैपिटल पे या ह्यूमन रिसोर्सेज पे, सो वो चीजें फिर कल को जाके नुकसानदायक हमारे लिए हो सकती हैं। एक वर्ड होता है जी डेप्रिशिएशन, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स में। डेप्रिशिएशन मतलब डेप्रिशिएट करना, ये डेप्रिशिएशन है, मान लो कोई चीज है, और ये एप्रिशिएशन है। तो अप्रिशिएट करना मतलब बढ़ाना, ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं चीजें, और डेप्रिशिएशन मतलब उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में जा रही है। कि मान लो मैंने 1000 रुपए लगाए थे किसी चीज में, अब मैं अगर ये बोलूं, जैसे ये लगा लो, अगर हम बोलते हैं ना कि कार अगर हम लेते हैं, तो उसकी वैल्यू अगर 5 लाख थी, तो शोरूम से निकलते ही ठीक है, शोरूम से निकलते ही उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, मतलब 4 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख, इस तरीके से हो जाएगी। कि अगर आप निकलते एक बार खरीदते ही भी वापस बेचेंगे, तो आपको 50,000 तो डायरेक्ट नुकसान हो जाएगा, वो 4.5 लाख की ही बिकेगी, ठीक है। सो वो चीज क्या है, वो वैल्यू इसकी डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो नेगेटिव चेंज जो होता है ना, वो किस वजह से हो सकता है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम उस कार का इस्तेमाल करते जाएंगे और फिर हम बेचना चाहेंगे, सो उसके वियर एंड टियर कितनी वो इस्तेमाल हुई है, उस बेसिस पे भी उसकी वैल्यू नेगेटिव में चेंज होगी, यानी कम होती चली जाएगी, ठीक है। सो इन अ केस जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी डेप्रिशिएट होती है, उसको हम एज की तरह लेते हैं। कि ह्यूमन अब जिंदगी भर थोड़े ना काम करेगा, तभी तो एक पेंशन वाली एज हम लेके आते हैं कि चलो इसके बाद वो काम नहीं कर सकते, बट उनको थोड़ा सा पैसा अपने खर्चे के लिए मिलना चाहिए, तो वो पेंशन, बुढ़ापा पेंशन हम जिसको बोल देते हैं बहुत बार। सो एज के साथ साथ जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी डेप्रिशिएट करती है, और टाइम के साथ साथ फिजिकल कैपिटल भी डेप्रिशिएट करती है। अगर हम ह्यूमन कैपिटल की डेप्रिशिएशन की बात कर रहे हैं, सो वो रिजल्ट किसमें, मतलब रिजल्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या ग्रेजुअली डिटेरियरेट हो रही है, अब आपको ध्यान नहीं रहती हैं चीजें, आप भूल जाते हैं, और फिजिकल कैपेसिटी भी आपके अंदर इतनी नहीं है कि आप कोई काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाए जितना यंग जो है जनरेशन कर पाएगी। सो वो एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का डेप्रिशिएशन ही है, वो डेप्रिशिएट हो रही है उनकी वैल्यू अब, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जॉब होती है जिसे हम व्हाइट कॉलर जॉब्स बोल देते हैं, उसमें एज के साथ साथ अप्रिशिएट होती है ह्यूमन कैपिटल। कि अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा जो है, जैसे मान लो कोई सीईओ है या किसी ने कंपनी शुरू कर रखी, तो आप एक्सपीरियंस है, एज के साथ साथ आप जो है उसे वही जगह पे बैठ के आपको काम करना है, कोई ऐसा हेल्थ की वजह से या फिजिकल वर्क आपका नहीं है, तो वो जो व्हाइट कॉलर जॉब्स जिनको हम बोलते हैं ऑफिस जॉब्स, वो कई बार अप्रिशिएट भी करती हैं ह्यूमन कैपिटल को एज के साथ साथ, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल दोनों ही ऑब्सोलिसेंस होती हैं, यानी कि इट बिकम्स आउट ऑफ डेट
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक टाइम पे जाके तो आउट ऑफ डेट होंगी चीजें। हम बोलते हैं ना कि आज इसका टाइम है, कल किसी और का आएगा। सो आज इसका टाइम है, तो जब कल किसी और का आएगा तो इसका तो नीचे जाएगा ना, डिप्रिशिएट होंगी ना चीजें। सो वही है कि आउट ऑफ डेट आप एक दिन जरूर होते हैं। देन है ह्यूमन कैपिटल, जो है वो ऑब्वियसली फिजिकल कैपिटल से कुछ मामलों में अलग है। अब जब मैं ह्यूमन कैपिटल बोल रही हूँ तो आप एक इंसान सोच के चलिए जो कि क्या है, हमने उसको स्किलफुल बनाया है। और फिजिकल कैपिटल में आप कोई भी फिजिकल चीज सोच लीजिए, कार सोच लीजिए, कोई और गाड़ी, कुछ भी सोच लीजिए, ठीक है। सो कोई भी दो यूनिट्स जो है ह्यूमन कैपिटल में वो होमोजेनस नहीं होंगी। यानी मान लो दो लोगों को हमने स्किल्स प्रोवाइड की हैं, उनको सिखाया है, ट्रेनिंग दी है, तो वो दोनों सेम नहीं हो सकते, होमोजेनस नहीं हो सकते। लेकिन फिजिकल कैपिटल सेम हो सकती हैं दो यूनिट्स, राइट। ह्यूमन कैपिटल जो है एंड द इंडिविजुअल जो उसको एम्प्लॉय कर रहा है, वो दोनों रिपेयरेबल नहीं है। मतलब ह्यूमन कैपिटल पे आपने मतलब क्या किया, एक इंसान के ऊपर आपने स्किल जो है समझाने के लिए खर्चा कर दिया, उसको ट्रेनिंग दे दी, बट अगर उसको चीजें नहीं हुई या मतलब कुछ गड़बड़ हो गई तो वो रिपेयरेबल नहीं है। अगर अपनी गाड़ी में डेंट आ गया तो हम फिजिकल कैपिटल को तो रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल को रिपेयर किया जा सकता है, ह्यूमन कैपिटल को नहीं किया जा सकता। ह्यूमन कैपिटल जो है उसमें एक जेस्टेशन, लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड चलेगा। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, एक टाइम गैप। यानी कि मान लो आज आपने जो है क्या किया, ट्रेनिंग देनी शुरू की। अब जैसे मान लो एक इंजीनियर बनाने के लिए कितने साल लग जाते हैं, ठीक है। पहले आप 12th तक की पढ़ाई करते हैं, फिर आप 4 साल बीटेक में देते हैं, फिर आप और प्रैक्टिस करते हैं आगे जाके कोडिंग की या बाकी चीजों की। सो वो क्या हो गया, वो जेस्टेशन पीरियड हो गया। ऐसे ही अगर हम एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो वो बिल्डिंग जो है वो मतलब आज अगर उस बिल्डिंग की नींव रखी गई है तो जिस दिन तक वो बनेगी, वो जो बीच का पीरियड है वो जेस्टेशन पीरियड होगा। तो फिजिकल कैपिटल में कंपैरेटिवली कम पीरियड रहता है, एज कंपेयर जो जेस्टेशन पीरियड कम रहेगा एज कंपैरिजन टू ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में ज्यादा टाइम लगेगा हमें उसको ट्रेनिंग देने में, सिखाने में, सारी चीजें करवाने में, ठीक है। और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और जॉब एक्सपीरियंस जो है वो ह्यूमन कैपिटल गेन करेगी, तो उसके पोटेंशियल में हम कुछ ना कुछ एडिशन ही होगा। मतलब अब अगर हमने कार खरीद ली तो उसकी वैल्यू और चीजें तो डिप्रिशिएट करेंगी, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग, अब कार को तो चला कौन रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग ही कर रहा है ना। बट जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, सो जॉब के एक्सपीरियंस के साथ साथ जो ह्यूमन है उसकी पोटेंशियलिटी और उसके स्टॉक में एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता रहेगा। I'm really sorry, ठीक है। अगर फर्दर बात करें तो जो डेप्रिशिएशन है ह्यूमन कैपिटल का, उसको डिफाइन करना और उसको डिटरमाइन करना मुश्किल है। मतलब कितना डेप्रिशिएट करेंगे। जैसे हमने ये भी बोल दिया कि ये जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं उसमें डेप्रिशिएशन हमें कम देखने को मिलता है, अप्रिशिएशन देखने को मिलता है। सो ह्यूमन कैपिटल कितनी डेप्रिशिएट हो रही है एज के साथ साथ या किसी भी फैक्टर्स के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। बहुत बार होता है कि मान लो कोई इंसान 40 का है लेकिन बहुत हेल्दी है, बहुत सारी चीजें, अब वो हेरिडिटी लगा लो, एनवायरमेंट लगा लो, बट उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं हुई। लेकिन हो सकता है किसी की 35 पे डेप्रिशिएट होनी शुरू हो जाए। सो वो हम जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी डेप्रिशिएशन को डिटरमाइन नहीं कर पाते, ठीक है। अब जो ऑक्यूपेशनल या स्पेटियल मोबिलिटी है ह्यूमन कैपिटल की, वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से भी प्रभावित रहेगी एज कंपैरिजन टू फिजिकल कैपिटल, ठीक है। जो प्रोडक्टिविटी है ह्यूमन कैपिटल की, वो किसका फंक्शन है, वो एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल का फंक्शन। मतलब एफिशिएंट कितना है इंसान, उस बेसिस पे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। रिसोर्सेज किस तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं या रिसोर्सफुलनेस कितनी है, उस हिसाब से जो है वो ह्यूमन कैपिटल की प्रोडक्टिविटी चेंज रहेगी। बट फिजिकल कैपिटल में ऐसा नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एक प्री कंडीशन है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ इंप्रूव टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, फिजिकल इनपुट इंप्रूव हो रहे हैं, उनको यूज कौन करेगा, वो तभी तो यूज कर पाएंगे ना जब एक ह्यूमन कैपिटल को हम डेवलप करेंगे, यानी कि इंसान को ट्रेन करेंगे, तभी तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएगा। सो एक प्री कंडीशन हो गई कि अगर हम इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजिकल या फिजिकल जो इनपुट्स हैं उनको यूटिलाइज करना चाहते हैं, सो हमें ह्यूमन कैपिटल डेवलप करनी ही पड़ेगी। अब जो ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक्सपेंडिचर है वो नॉन ट्रांसफरेबल है, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी एक इंसान के ऊपर जो खर्चा हो गया वो हो गया, अब उसको वापस तो नहीं लिया जा सकता ना। सो वो एक्सपेंडिचर जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल रहेगा। एजुकेशन अपने आप में भी एक ह्यूमन कैपिटल है,
कैसे? क्योंकि जितने भी नेचुरल क्रिएचर्स हैं उनमें सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही ये कैपेबिलिटी होती है कि वो उनकी एबिलिटी और कैपेसिटी होती है क्या करने की, चीजों को जनरेट करने की, डिसैमिनेट करने की, स्प्रेड आउट करने की और नॉलेज को प्रिजर्व करने की। ठीक है, सो एजुकेशन एक ह्यूमन कैपिटल की तरह कैसे काम करती है, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही ह्यूमन बीइंग जो है ये सारे के सारे काम कर पाते हैं। ठीक है, सो हाउ एजुकेशन इटसेल्फ मे बी कंसिडर्ड ह्यूमन कैपिटल, कि कैसे वो अपने आप में एक ह्यूमन कैपिटल की तरह काम करेगी टू इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, उसको इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहले तो एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है वो लेबर फोर्स की प्रोडक्टिविटी और एबिलिटी को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर एबिलिटी इन्फ्लुएंस हो रही है, उनको हम बेहतर तरीके से स्किलफुल बना रहे हैं, सो वो ज्यादा अच्छे से जो है हमें रिटर्न्स दे पाएंगे। सो एजुकेशन अगर बढ़िया दे रही है तो वो अपने आप में ही एक ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, सेकंड है एजुकेशन की वजह से ही हम साइंटिफिक टेम्पर या वैल्यूज जो हैं वो एबिलिटी जो है वो उनके अंदर इनकलकेट कर पा रही हैं। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है? एजुकेशन की वजह से हो रहा है। थर्ड है कि एजुकेशनल प्रोसेस अकेला ही है जो कि इनोवेटिव एबिलिटी को एनहेंस कर सकता है ह्यूमन की, और अगर इनोवेशन इंक्रीज होगी तो प्रोडक्टिविटी के साथ साथ अर्निंग्स भी इंक्रीज होंगी। ठीक है, सो एक एजुकेटेड इंसान अगर है तो हम बोल सकते हैं कि वो बेटर ह्यूमन कैपिटल है एज कंपैरिजन टू एक अनएजुकेटेड वन। तो एजुकेटेड पर्सन ही एक ह्यूमन कैपिटल जो है उसकी तरह काम बेहतर कर पाएगा। ह्यूमन कैपिटल को बनाएंगे कैसे? फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सो फॉर्मेशन, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसका मतलब ये है कि हमें जो न्यू नॉलेज है या टेक्निकल चीजें हैं कैसे होंगी, क्या होंगी, स्किल्स कैसी हैं, तो वो सारी की सारी चीजें एक ह्यूमन बीइंग में एक्वायर करवानी है। ठीक है, उसको वो चीजें पता होनी चाहिए। अब इसकी जब हम बात करते हैं ऐसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है कंट्री की डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन एंडाउमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स, बट प्लांट्स, मशीन, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ एक एजुकेशनल ट्रेनिंग जो है लेबर फोर्स की होनी जरूरी है। जो हमने इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन शुरू की थी तब मैंने आपको बताया था कि लेबर, जैसे यूएसए में लेबर फोर्स अगर एजुकेटेड थी, सो 1929 से लेके 1982 तक हमने 23% इंक्रीज जो है इनकी इनकम में देखा था, नेशनल इनकम में। ठीक है, सो इसलिए उनको एजुकेटेड बनाना, उनको स्किलफुल बनाना, वो एक प्रोसेस है जिसको हम फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल बोल देते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंजीनियर क्रिएट करने में कितने साल लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि इसको स्लो डाउन भी करेंगे, कि मान लो एक एग्जांपल है पॉवर्टी, उसकी वजह से इंसान बेहतर न्यूट्रिशियस फूड भी नहीं खा पाएगा, हो सकता है बेहतर एजुकेशन भी उसको ना मिले। सो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक रेस्ट्रिक्शन जो है वो लेके आएंगे। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, अब एजुकेशन हो रही है, आप एजुकेटेड हैं तो आप अर्निंग भी करेंगे। सो अर्निंग जो है वो एक इंडिकेटर माना जाता है, इज एन इंडिकेटर जस्टिफाइंग इन्वेस्टमेंट, कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करेंगे। कि जो इलिटरेट हैं उनके या अनस्किल्ड हैं और लोअर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, उनकी सैलरीज और वेजेस कम होंगे एज कंपैरिजन टू जो स्किल्ड हैं, हायर क्वालिफिकेशंस हैं उनकी, और जो पढ़े लिखे लोग हैं तो उनकी ज्यादा जो है अर्निंग रहेगी एज कंपैरिजन। मतलब वो होता है ना कि अगर एक टीचर इतना पढ़ा लिखा है और दूसरे की क्वालिफिकेशन थोड़ी कम है, सो किसको ज्यादा पैसे मिलने की या सैलरी मिलने की संभावना है? ऑब्वियस सी बात है जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ज्यादा हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन वो होता है ना, आप जितनी बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे उतनी ही अर्निंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। वेस्टेज क्या होता है एजुकेशन में? तो एजुकेशनल वेस्टेज होता है, ये एक इकोनॉमिक टर्म है जो यूज की जाती है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ईयर्स स्पेंट बाय द रिपीटर्स एंड ड्रॉप आउट। मान लो एक बच्चा है जो है उसने क्या किया, 3 साल एक ही क्लास में जो है वो रहा, तो वो 3 साल जो रिपीटेशन के हैं, ठीक है, या फिर मान लो 3 साल रहा और उसने 3.5 साल तक पढ़ाई करके, मतलब उस क्लास में रह के और फिर छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, तो 3 साल तो उसने रिपीट किए, आधा साल ये आधा साल करके और ड्रॉप आउट कर गया, तो ये 3.5 साल जो है ये ईयर स्पेंड किए गए हैं रिपीटर और ड्रॉप आउट में। यानी जितने साल रिपीट किया प्लस जिस साल में ड्रॉप आउट हुआ उनको हमें जोड़ के चलना है। ठीक है, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के जो साल हैं वो क्या रहेंगे जी, एजुकेशनल वेस्टेज रहेगी। रिपीटर कौन होता है? जो सेम ग्रेड में
रह जाए, फेल हो जाए, ड्रॉप आउट होगा जो उस साल मतलब फाइनल खत्म होने से पहले, यानी वो क्लास खत्म होने से पहले ही ड्रॉप आउट कर जाए, छोड़ जाए स्कूल को। सो वेस्टेज क्या हो गई, जो बेनिफिट्स इनको दिए जा रहे हैं रिपीटर को, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा चीजें स्पेंड की गई हैं क्योंकि वो एक क्लास में बार बार बैठा हुआ है। और ड्रॉप आउट की बात करेंगे तो उसने जो स्कूल छोड़ने से पहले जो उसके ऊपर खर्चे हुए हैं या बेनिफिट उसको दिए गए हैं वो सारे के सारे वेस्ट हो गए हैं एक तरीके से, तो उसको हम वेस्टेज बोलते हैं। टोटल वेस्टेज क्या हो गई, जो टोटल इन दोनों का मिला के रहेगी, रिपीटर और ड्रॉप आउट्स दोनों के ऊपर जितना टाइम जितनी चीजें स्पेंड की गई हैं वो टोटल वेस्टेज हो गई। रिपीटेशन कंपैरेटिवली ज्यादा वेस्टफुल है क्योंकि ड्रॉप आउट में कम से कम वो ड्रॉप तो कर गया, चला गया, उसके ऊपर और स्पेंड नहीं हो रहा टाइम और चीजें, बट रिपीटर के ऊपर बार बार सेम चीजें खर्च हो रही हैं क्योंकि वो उसी स्कूल में लंबे टाइम तक रह रहा है। सो वो जो इनटेक कैपेसिटी है वो कम हो रही है कि मान लो मुझे एक क्लास में 40 ही बच्चे लेने थे और ये एक बच्चा बार बार फेल हुए जा रहा है, सो कोई और एक बच्चा इस सीट पे आ सकता था, तो इनटेक कैपेसिटी रिड्यूस हो गई इसकी वजह से, तो ये ज्यादा वेस्टेज हुई हमारी। ठीक है, कॉज ऑफ लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशनल सर्विसेज, तो एजुकेशनल सर्विसेज पे जो हम खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इस एक ही बच्चे के ऊपर रिपीटेडली हो रही हैं चीजें, तो वहां पे वो वेस्टेज तो हुई, वो इन्वेस्टमेंट हमारी लॉस में जा रही है। उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट भी बढ़ रहा है क्योंकि वही बच्चे के ऊपर बार बार टाइम स्पेंड हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, ओवरऑल मेजरमेंट ऑफ अगर वेस्टेज हम करें तो कैसे होगा, इंडेक्स ऑफ वेस्टेज निकालते हैं हम 1 माइनस टोटल ऑप्टिमम ईयर्स की, मान लो एक क्लास में एक ही साल लगना था लेकिन बच्चे ने 2 साल लगा दिए रिपीट करने के चक्कर में। ठीक है, सो ये क्या हो गया 1 माइनस 0.5 यानी 0.5 ईयर्स, ये क्या आ गया इसका इंडेक्स ऑफ वेस्टेज आ गया कि इतना वेस्टेज हमने किया है। मान लो एक साल में बच्चा जो है क्या किया, एक साल में एक क्लास कंप्लीट होनी थी लेकिन 3 साल वो फेल हुआ और एक साल वाला जो है आधे साल में उसने ड्रॉप आउट कर दिया, सो ये 1/4 हो जाएगा टोटल एक्चुअल साल जो उसको लगे। ठीक है, सो ये इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से कि कैसे आप मेजर करेंगे वेस्टेज को कि कितनी वेस्टेज हुई है। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला सिर्फ इंडिया के लिए है, जो इंडिया में यूज किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप चीजें देखेंगे सो ये फॉर्मूला जो है वो यूज नहीं किया जाएगा। ओके, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। अब रिसोर्सेज में भी ह्यूमन रिसोर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या जो रिसोर्स हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी एग्जिस्ट करते हैं। सो इन सारे जो रिसोर्सेज हैं इनको बेहतर तरीके से यूज करके हम एजुकेशन को एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट का साधन बना सकते हैं। सो एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट तभी इफेक्टिव ज्यादा हो पाएगी जब हम इफेक्टिव तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है जी, सो आई होप आपको एक एजुकेशन का प्रोसेस कैसे इन्वेस्टमेंट की तरह लिया जाता है वो समझ आया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।